बच्चों अपना एक टॉपिक बच गया था, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बल्क ट्रांसपोर्ट। तो चलो उसको खत्म करते हैं आज। लिखो भाई, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में भाई क्या होगा? बल्क ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स तो मैक्रोमोलिक्यूल या पार्टिकल्स का इसमें ट्रांसपोर्ट होगा। और ये ट्रांसपोर्ट सेल के इनवर्ड भी हो सकता है एंड आउटवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड ये दोनों तरफ हो सकता है ये भी, और ये भी विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स। ये भी कुछ कैरियर प्रोटीन की मदद से होता है। अब जो इसको बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अब आप इस टर्म को समझो। एंडोसाइटोसिस कब बोलेंगे? व्हेनेवर ए सेल अपटेक मैक्रोमोलिक्यूल और पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सो अपटेक of macromolecules or particles is called एंडोसाइटोसिस। अगर हम इस एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस को देखें तो ये तीन टाइप की होती है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस। सो एंडोसाइटोसिस ये तीन टाइप की प्रोसेस हो सकती है भाई। इसमें तीन टाइप की कौन कौन सी होती है? देखो, दिस टर्म वाज गिवन बाय क्रिस्टिन डी डुवे in 1963। और क्रिस्टिन डी डुवे ने, इन भाई साहब ने इसमें तीन टाइप की प्रोसेस बताई। और वो तीन टाइप की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज फैगोसाइटोसिस। सेकंड होती है भाई मैक्रोपिनोसाइटोसिस। एंड थर्ड होती है receptor mediated एंडोसाइटोसिस। इन तीनों में जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इनको बस एक बार आप पढ़ोगे और इनको छोड़ दोगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? फैगोसाइटोसिस से। चलो सबसे पहले शुरू करें फैगोसाइटोसिस। लिखो भाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। सेल कैसे अपना खाना लेती है भाई? विद द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। और इस फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है? इसकी प्रोसेस में सेल बैक्टीरिया को इंगल्फ कर सकती है, बैक्टीरिया, या फिर किसी सेल का डिब्रिस हो, या फिर होल सेल भी हो सकती है। एक पूरी बड़ी सेल भी हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ये सब मैंने बताया भाई यूकैरियोट्स के। और यूकैरियोट्स में कौन सी तीन सेल्स हैं वे यूकैरियोट्स में? और स्पेशली अगर मैं यूकैरियोट में भी बात करूं, अगर मैं यूकैरियोट्स में ह्यूमंस की या मैमल्स की बात करूं, तो ह्यूमंस में भाई तीन टाइप की सेल्स होती हैं। दोज आर कॉल्ड प्रिंसिपल फैगोसाइटोसिस सेल या प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस सेल। प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल्स। अब ये कौन सी तीन सेल होती हैं जो ह्यूमंस के अंदर फैगोसाइटोसिस करवाती है कि कोई बैक्टीरिया तो उसको भी खाना है,
सेल का डिब्रिक्स होगा उसको भी खाना है, या फिर वोल सेल होगी, पूरी सेल होगी, उसको भी खाना है। तो ये 3 सेल होते हैं भाई। फर्स्ट इज मैक्रोफाज, सेकंड इज डेंड्रिटिक सेल, एंड थर्ड इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर प्रोफेशनल फेगोसिटिक सेल्स कौन सी होती है जो कोई भी बाहर से पार्टिकल आएगा उसको खाएंगी, तो दे आर मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल एंड न्यूट्रोफिल्स। जैसे सेल्स ऑफ लीवर है, जैसे सेल्स ऑफ स्प्लीन है, वो ये सेल डिब्रिस और एजिड सेल है कोई, या फिर डैमेज सेल है, तो पूरी सेल को खा जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है भाई? प्रोकैरियोट्स जैसे यूग्लिना, सॉरी, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया भाई इसी प्रोसेस से, फेगोसाइटोसिस से अपना फूड लेता है, अपना फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है। किस प्रोसेस से बताओ? फेगोसाइटोसिस से। तो चलो एक बार इस फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को देखते हैं अच्छे से कि क्या होता है ये प्रोसेस और कैसे होता है फेगोसाइटोसिस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भाई, अब हम किसके बारे में? अब बात करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस की। देखो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, दिस इज ए सेल, ओके। इसके पास कोई यहाँ पे बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया आया, तो सबसे पहले क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरिया, या फिर बोले कोई पार्टिकल टू सेल रेसेप्टर। भाई सेल के साथ जब ये बाइंड होगा तभी तो उसको पता चलेगा। तो सेल के ऊपर लगे होंगे भाई इसके यहाँ पे रेसेप्टर, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही बाइंड होगा तो सेल क्या बनाएगी? अब सेल बनाएगी भाई शूडोपोडिया, सेल बनाएगी ऐसे शूडोपोडिया। और ये देखो ये बना लिया, दीज आर शूडोपोडिया। तो सेकंड स्टेप में क्या करा? सेल ने बनाया शूडोपोडिया, सूडोपोडिया फॉर्मेशन। और ये सूडोपोडिया जो होते हैं भाई, ये सूडोपोडिया, इनकी मूवमेंट कैसे होती है? इनकी मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। एक्टिन मॉलिक्यूल, साइटोस्केलेटन मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्टिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो उन एक्टिन मॉलिक्यूल के कारण इनके सूडोपोडिया बनते हैं। ठीक है। अब सूडोपोडिया बन गए। थर्ड स्टेप में क्या होगा? एंगल्फिंग। एंगल्फिंग, तो एंगल्फिंग में क्या होगा भाई? ये इसको इंटरलाइज कर लेगा, ये शूडोपोडिया इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेंगे और ये बन जाएगा ऐसे एक स्ट्रक्चर। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे आ गए बैक्टीरिया, और ये बन गए एक फेगोसोम। फेगोसोम। तो ये फेगोसोम कब बना? एंगल्फिंग के बाद। ठीक है। एंगल्फिंग के बाद इसको क्या बोलेंगे हम? बेस वेसिकल को इसको बोलेंगे फेगोसोम। अब क्या होगा भाई नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में फेगोसोम जाएगा और लाइसोसोम के साथ बाइंड कर जाएगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये बैक्टीरिया हमारा, दिस इज फेगोसोम, और फेगोसोम यहां पे ये, दिस इज लाइसोसोम, लाइसोसोम, दिस इज फेगोसोम। तो इन दोनों में क्या होगा भाई? अब फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन होते ही आपको पता है क्या होगा, क्योंकि लाइसोसोम में कैसा पीएच है? एसिडिक पीएच। तो एसिडिक पीएच है, तो ये आके जो ये आया है, इट विल ब्रेक डाउन, इसका हो जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस। तो फेगोसोम बना, फेगोसोम। फेगोसोम क्या होगा? फेगोसोम फ्यूजेस विद लाइसोसोम, और जो यहां पे फ्यूज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोला जाता है फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम, ये है भाई फेगोलाइसोसोम हमारा, फेगोलाइसोसोम। और इस फेगोलाइसोसोम में होने के बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा भाई? अब होगा एसिड हाइड्रोलिसिस। जो बैक्टीरिया बाहर से आता है उसका क्या हो जाएगा? एसिड हाइड्रोलिसिस, और इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अब चलते हैं भाई दूसरी प्रोसेस पे जिसका हमने बताया था
मैक्रोपिनोसाइटोसिस एक बहुत छोटा सा है, मैक्रोपिनोसाइटोसिस, मैक्रोपिनोसाइटोसिस। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसमें इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, कि सेल पानी पी रही है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। और सेल ड्रिंकिंग है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसमें हो रहा होगा भाई जो सेल होगी वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसमें से लिक्विड को अपटेक करेगी। ठीक है, सेल अपटेक लिक्विड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, ईसीएम लिख रहा हूं भाई, आप समझ जाना। सेल अपटेक लिक्विड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसमें भी वही सेम वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। इसमें भी जैसे ये एक सेल है, सेल के बाहर ये कोई लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज लिक्विड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो सेल में अब की बार यहाँ पे क्या बनेंगे भाई, अब की बार यहाँ पे बनेंगे इस तरीके के शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा अंदर। जो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनी है ये बनी है यहाँ पे भी लैमिलोपोडिया, लैमिलोपोडिया। जब ये बनते हैं स्यूडोपोडिया बनते हैं तो वो थिक स्ट्रक्चर होती है, मोटी स्ट्रक्चर होती है। बट अगर शीट लाइक स्ट्रक्चर बने, अगर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बने तो उनको बोलते हैं लैमिलोपोडिया। एंड दे लैमिलोपोडिया दीज आर आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। जो साइटोस्केलेटन में पढ़ा था ना एक्टिन मॉलिक्यूल, उसी से लैमिलोपोडिया बनते हैं। तो यहां से बनेंगे, फिर इसको इंटरलाइज कर लेगी और इंटरलाइज करके डाइजेस्ट कर लेगी इसको। ठीक है, सो दिस वाज मैक्रोपिनोसाइटोसिस। अब आते हैं इस टॉपिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और इसको ही क्लैथ्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड क्लैथ्रिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो देखो इन दोनों टर्मों से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, एक तो इसमें किस चीज का यूटिलाइज होगा भाई, एक तो इस चीज में यूटिलाइज होगा रिसेप्टर का, ठीक है। दूसरा इसमें यूटिलाइज होगा क्लैथ्रिन का, अगर हम क्लैथ्रिन की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं अच्छे से। तो इसमें एक बार एक बेसिक सी डेफिनेशन अगर इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल with the help of receptors with the help of receptors। और अगर हम receptors की बात करें तो these receptors are present in क्लैथ्रिन कोटेड पिट्स। ये पॉइंट्स आपको अभी थोड़ी देर में समझाएंगे कि ये रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लैथ्रिन कोटेड पिट्स में प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रेजेंट रहते हैं। पर इससे पहले इसका एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं। क्लासिकल एग्जांपल, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल in the mammalian cell। ये इसका इस एग्जांपल से भाई हम समझेंगे, इस एग्जांपल से कि कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो हमें ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझाते हैं देखो आपको। तो इसका प्रोसेस देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा भी है और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो मैं एक बड़ी सी सेल बना रहा हूं, ठीक है,
एक बड़ी सी मैं सेल बना ले रहा हूं, इस बड़ी सी सेल में ही आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। इसी में आपको पूरे सारे स्टेप्स इसी में कवर करा देंगे आपके, ठीक है। तो ये तो एक बना ली हमने सेल। सेल में भी न्यूक्लियस भूल जाओ कहाँ है न्यूक्लियस, क्योंकि हम अपनी मेन बात करेंगे अभी। और ऊपर बना देते हैं, क्योंकि ये ब्लड से आ रहा है तो एक ये बना देते हैं ब्लड कैपिलरी। दिस इज ए ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है किस फॉर्म में होता है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में होता है। और जो यहाँ पे लाइपोप्रोटीन है, जैसे वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बना रहा हूं एक, दिस इज, ये इसको दूसरे कलर से बनाते हैं भाई। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे ब्लड में घूम रहा है और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलडीएल। हम यहाँ पे लिख देते हैं एलडीएल, ठीक है। ये एलडीएल क्या है यहाँ पे, एलडीएल इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसी को बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये वही बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसके एंड में मैं एक डिजीज भी बताऊंगा, उस डिजीज में देखो क्या होता है। उस डिजीज में ये सेल अपटेक ही नहीं कर पाती, ये सेल अपटेक ही नहीं कर पाएगी अगर ऐसे कोलेस्ट्रॉल को। तो ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहेगा और धीरे 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 क्या होगा, जो अपनी आर्टरीज हैं उनके आर्टरीज के अंदर जमता रहेगा, और जमता रहेगा तो उसका ल्यूमन जो है छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा तो एकदम से फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंद होने को हो जाएगा। तो जैसे ही बंद होने को होगा तो हार्ट जोर से पंप करेगा। अगर वो पंप करने से खुल गया तो बोलेंगे अरे हार्ट अटैक से आदमी जिंदा हो गया, बच गया हार्ट अटैक से। और अगर वो बंद रहा तो आदमी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये सारा जो हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, हम आर्टरी की बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो देखो इसके बारे में सीखते हैं अभी। तो ये है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहां पे प्रेजेंट अभी बताओ, ये प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज में। अब ब्लड कैपिलरीज में जब प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो यहाँ पे सेल होती है, इसकी जो डेजिग्नेटेड सेल्स होती हैं, जो टारगेट सेल्स होती हैं, उनके अंदर यहाँ पे पिट्स होती है, ऐसी पिट्स बनी होती है इस तरीके से भाई। ये जैसे ये देखो ये पिट बनी हुई है, ठीक है। ये पिट्स बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से। ये पिट क्यों बनती है, ये पिट इसलिए बनती है क्योंकि जो इसका यहाँ पे रिसेप्टर लगा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिसेप्टर ऑफ एलडीएल, ठीक है। ये रिसेप्टर एक साइड में यहाँ पे एक अडेप्टर प्रोटीन से जुड़ा रहता है, दिस इज अडेप्टर प्रोटीन। इसका बहुत अच्छा डायग्राम मैंने आपके नोट्स में भी दे रखा है, वहां से भी देखना। और ये है भाई रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर। तो क्या होगा, जैसे ही रिसेप्टर के पास आएगा ये मॉलिक्यूल आएगा और इसके साथ बाइंड हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। जैसे ये बाइंड हुआ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ तो इसमें कुछ कंफर्मेशन चेंज होगा रिसेप्टर में। और ये रिसेप्टर यहाँ पे नीचे किससे जुड़ा हुआ है, अडेप्टर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। और अडेप्टर प्रोटीन फर्दर किससे जुड़ी हुई है भाई, ये अडेप्टर प्रोटीन जो है फर्दर ये जुड़ी हुई है यहाँ पे क्लैथ्रिन मॉलिक्यूल से, इस तरीके से। और ऐसे बहुत सारी ऐसे अडेप्टर प्रोटीन इसके यहाँ पे चारों तरफ प्रेजेंट रहती है ऐसे, जैसे यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी अडेप्टर प्रोटीन, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ये है अडेप्टर प्रोटीन्स। और बीच में जो ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूं, दिस इज अवर क्लैथ्रिन मॉलिक्यूल, दिस इज क्लैथ्रिन मॉलिक्यूल। तो ये पूरा एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे फुटबॉल पे नहीं होते ऐसे ऐसे बेंचिन शेप की रिंग से होती है फुटबॉल पे, ऐसे इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता है। तो अगर ये बेंचिन से ऐसी शेप ऐसे बनाएगा, अगर ये मेम्ब्रेन के नीचे ऐसी शेप बनाएगा तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। और जो ये नीचे की तरफ मुड़ी रहेगी ना, इसी के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि दीज रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन दी क्लैथ्रिन कोटेड पिट्स। इनको, इन पिट्स को बोला जाता है दे आर क्लैथ्रिन कोटेड पिट्स। अब क्या होगा भाई, नेक्स्ट उसमें ये बाइंड हो गया। जैसे इसके साथ बाइंड हुआ, इसमें कंफर्मेशन चेंज हुआ और एक सिग्नल गया कि भाई अब इस मॉलिक्यूल को अंदर लेना है,
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं इस तरीके से, और बाइंड होने के बाद क्या होगा भाई, इसमें बाइंड होने के बाद ये इस तरीके की स्ट्रक्चर यहां पे बना लेंगे, इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, जिसमें अंदर के साइड में ये रिसेप्टर लगा हुआ है, जिसपे बहुत सारे क्या जुड़े हैं हमारे, ये एलडीएल जुड़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और बाहर की साइड में ये क्या प्रेजेंट है भाई, ये अडेप्टर प्रोटीन, दिस इज अडेप्टर प्रोटीन, और इस अडेप्टर प्रोटीन के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई बताओ, दीज आर क्लैथरीन, दिस इज क्लैथरीन। इस तरीके से यहाँ पे नीचे पूरी बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ये ऐसे बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक प्रोटीन आएगी जिसका नाम है डायनामीन, जिसका नाम क्या है, डायनामीन। वो प्रोटीन आएगी और वो प्रोटीन क्या करेगी, यहां पे आके बैठ जाएगी, ठीक है, सो दिस इज डायनामीन प्रोटीन। डायनामीन प्रोटीन दिख रहा है ना इसमें, हाँ डायनामीन, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा सा, दिस इज डायनामिन प्रोटीन। ये डायनामिन प्रोटीन का क्या काम होगा, इस डायनामिन प्रोटीन का काम होगा यहां से इसको पिंच ऑफ करना, यहां से इसको क्या करना, पिंच ऑफ करना। तो जैसे ये पिंच ऑफ हो गया होगा तो ये कहां पे आ जाएगा, साइटोसोल के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप में कहा जाएगा भाई, ये इट विल कम इनटू दी साइटोसोल। तो ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बना लेगा साइटोसोल के अंदर, हम छोटा बना रहे हैं क्योंकि हमें और भी चीजें बनानी है यहाँ पे। तो ये है इसके रिसेप्टर जो थे हमारे एलडीएल के, और बाहर की तरफ हम ये ऐसे बना लेते हैं, दिस इज क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स विद अडेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है, और अंदर की साइड में इसमें ये लगा हुआ है यहाँ पे एलडीएल। तो जो ये स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। दिस इज अवर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। अब ये जैसे ही क्लैथरीन कोटेड वेसिकल इसके अंदर यहाँ पे आता है, तो उसके बाद ये फिर क्लैथरीन मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाते हैं और ये सिंपल क्या बन जाता है, एक वेसिकल बन जाता है, ऐसे बन जाता है इस तरीके से। अब ये क्लैथरीन मॉलिक्यूल कहाँ गए, ये क्लैथरीन मॉलिक्यूल दोबारा से रिसाइकिल हो गए हैं, ठीक है। दीज आर रिसाइकल्ड। अब जो ये यहाँ पे आया है इसके अंदर देखो, ये भी लगा हुआ है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। उसके बाद क्या होगा भाई, अब इसका फ्यूजन होगा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल से, जिसको हम बोलते हैं एंडोसोम, या इसको हम अर्ली एंडोसोम भी बोलते हैं, अर्ली एंडोसोम। इसके साथ एक क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और जैसे इसके साथ फ्यूज होगा तो इसके देखो दो चीजें होंगी भाई, एक तो ये अपना क्या कर देगा, इन वेसिकल को तो यहां ट्रांसपोर्ट कर देगा, इन वेसिकल को यहां ट्रांसपोर्ट करा, ये देखो ये एलडीएल तो सारे ऐसे यहां पे आ जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, और जो इसके रिसेप्टर थे वो एक साइड में इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो एक साइड में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसको जो यहाँ पे ये बना है इसको बोलते हैं लेट एंडोसोम। दिस इज अर्ली एंडोसोम, दिस इज लेट एंडोसोम। और इस लेट एंडोसोम से क्या होगा, फिर लेट एंडोसोम से यहाँ पे पिंच ऑफ होंगे दोबारा से, ये खाली रिसेप्टर यहां से पिंच ऑफ होंगे। अब इसके दो फेट है, अब इसके दो फेट है, या तो इसको लाइसोसोम के पास भेज दिया जाएगा, इन रिसेप्टर को, अगर ये रिसेप्टर ज्यादा यूज हो चुके हैं, फॉर डिग्रेडेशन, और अगर ये लाइसोसोम के पास नहीं भेजेंगे तो दोबारा से क्या करेंगे, इसको रिसाइकलिंग कर देंगे, रिसाइकलिंग। और ये रिसाइकलिंग कहां पे होगी, ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
ये दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोबारा जाएंगे, दोबारा से क्लैथरिन कोटेड पिट्स में चले जाएंगे और फिर से ये साइकिल ऐसे रिपीट होगी। पर हमारा कोलेस्ट्रॉल तो यहाँ आ गया। इस कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होगा, ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, ये यहाँ से पिंच ऑफ हुआ एक वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल प्रेजेंट है। अब इसको कोलेस्ट्रॉल नहीं बोल रही है, ये यहाँ पे एलडीएल प्रेजेंट है, और साथ में यहाँ पे है हमारा ये एक साथ में हमारा यहाँ पे एक ये लाइसोसोम, ठीक है, दिस इज लाइसोसोम। और दोनों क्या हो जाएंगे फिर भाई, फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होने के बाद क्या होगा, क्योंकि भाई इसका पीएच कितना होता है लाइसोसोम का, इसका पीएच होता है 2 to 3, ठीक है, 2 to 3 एसिडिक पीएच होता है इसका। और ये इसके साथ फ्यूज होके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे लाइसोसोम के अंदर, जिसके अंदर होगा भाई अभी इसका जो एक कोलेस्ट्रॉल था सारा, जो एलडीएल था जो यहाँ पे सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड होके बाहर पे क्या देगा, ये यहाँ पे देगा ऐसे कोलेस्ट्रॉल, ये देगा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरीके से सेल के अंदर क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फटाफट मैं इसके एक बार आपको स्टेप भी बता देता हूं। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना भाई यहाँ पे, हाँ देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ भाई, फर्स्ट स्टेप में एलडीएल बाइंड्स टू रिसेप्टर, ये इसके साथ बाइंड हुआ यहाँ पे, ठीक है। बाइंड होते ही क्या हुआ भाई, बाइंड होते ही फिर इसमें एक वेसिकल बनना शुरू हुआ, वेसिकल स्टार्टिंग, वेसिकल फॉर्मेशन स्टार्टिंग। और जैसे वेसिकल स्टार्टिंग फॉर्मेशन हुई तो कौन सी प्रोटीन आई वहां पे, ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, इस प्रोटीन का नाम है डायनामाइन। ये प्रोटीन क्या करवाएगी, ये करवाएगी पिंच ऑफ, यहां से पिंच ऑफ हो गया। पिंच ऑफ होने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या हुआ भाई, ये बन गए क्लैथरिन कोटेड वेसिकल, और क्लैथरिन कोटेड वेसिकल से क्या हो जाएगा, क्लैथरिन सेपरेट, क्लैथरिन यहां से सेपरेट हो गया, एंड वेसिकल फ्यूज विद अर्ली एंडोसोम। जो ये वेसिकल होगा ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, अर्ली एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। और फिर क्या होगा भाई, अर्ली एंडोसोम के फ्यूज होने के बाद फिर ये जो रिसेप्टर होंगे वो या तो रिसाइकिल कर दिए जाएंगे, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर लाइसोसोम में उनका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। और फिर एक और वेसिकल बनेगा जिसमें क्या होंगे, हमारे एलडीएल होंगे, एलडीएल वेसिकल, it will fuse with lysosome, it will fuse with lysosome, और लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलिसिस होने के कारण उसका क्या हो जाएगा, एलडीएल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, एंड कोलेस्ट्रॉल रिलीज्ड इनटू सेल। और कोलेस्ट्रॉल कहां रिलीज कर दिया जाएगा भाई, सेल के अंदर कर दिया जाएगा। तो ये था एक प्रोसेस। इसमें जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तो ये पिंच ऑफ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा डायनामिन प्रोटीन जो है ये पिंच ऑफ करवाती है यहाँ से, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि ये एलडीएल का जो एग्जांपल है ना बहुत फेमस एग्जांपल है, तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एलडीएल का ट्रांसपोर्ट मैमेलियन सेल में कैसे होता है। तो कैसे होता है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस मिल जाएगा या क्लैथरिन कोटेड मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस मिल जाएगा, ठीक है। ये थी एक प्रोसेस इसकी। अब उसकी बात करते हैं, जो डिजीज की हम बात कर रहे थे, उस डिजीज का नाम है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोमिया। यहां लिखते हैं, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। इस डिजीज के अंदर क्या होता है भाई, इस डिजीज के अंदर देखो क्या होता है, इस डिजीज के अंदर जो रिसेप्टर होता है ना, जो रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रिसेप्टर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका रिसेप्टर लगा हुआ है। तो इस रिसेप्टर में जो ये साइटोसोलिक डोमेन है, साइटोसोलिक डोमेन,
इस साइटोसोलिक डोमेन में नॉर्मल कंडीशन में क्या प्रेजेंट रहता है, टायरोसिन प्रेजेंट रहता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड। यहाँ पे एक टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। बट इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में हो जाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने के बाद टायरोसिन की जगह क्या आ जाता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड आ जाता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पे सिस्टीन अमाइनो एसिड आया तो इसमें क्या होगा, इसमें वो कंफर्मेशन चेंज नहीं होगा, इंटरलाइज सिग्नल ही नहीं जाएगा। अगर वो सिग्नल नहीं जाएगा तो रिसेप्टर काम नहीं करेगा ढंग से, और काम नहीं करेगा ढंग से तो जितना ये लाइपोप्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारा एलडीएल किसमें प्रेजेंट रहेगा, ये सारा ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे इंसानों में उनकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, और को कोलेस्ट्रॉल ऐसे इंसानों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो ये था भैया हमारा एक जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही छोटा छोटा पार्ट जैसे मैं आपको और भी वीडियोस दूंगा वीक डेज में, जैसे कि प्रोक्सिसोम पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, सेल ऑर्गेनेली जितने हमारे बचे हुए हैं बीच बीच वाले ना छोटे छोटे, तो इनमें आपको ज्यादा नहीं देखना, मैं जहां जहां से बोल रहा हूँ ना आप वहां से उनको पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, और बाद में दोबारा दोबारा इनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप रिवाइज वो पार्ट करो जो हम आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है, या फिर जैसे कि कल मैं शुरू करूंगा अपनी क्लास में सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप वो अच्छे से पढ़ना। उसके बाद शुरू करेंगे सेल सिग्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जरूर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद करेंगे हम कैंसर, और उसके बाद हमारा सेल बायोलॉजी खत्म। कुछ छोटा मोटा पार्ट बचेगा तो ऐसे बीच बीच में वीडियो आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल क्लास में, जय हिंद।